Bismillahirrahmanirrahim. Now, this is our fourth lecture on the topic of bioavailability and bioequivalence. And we were discussing about the different techniques or different methods approved by FDA for bioequivalence studies, जिसमें हमने in vivo और in vitro methods किए. नाउ जिसमें क्लेन फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट लिए थे हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ज़रिए, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स के ज़रिए, क्लिनिकल एंड पॉइंट के ज़रिए, इन विट्रो मेथड्स के ज़रिए, वो हमने सारे मेथड्स डिस्कस किए थे और एनी अदर मेथड भी डिस्कस किया था जो कि अप्रूव्ड बाय द और एक्सेप्टेबल बाय द FDA. नाउ वी आर डिस्कसिंग द बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ इन डिटेल. नाउ differences in predicted clinical response or an adverse event may be due to differences in pharmacokinetic or pharmacodynamic behavior of the drug among individuals or to differences in the bioavailability of a drug from drug product. तो ड्रग की जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगर उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो क्यों हो सकते हैं? एक तो ये इस वजह से हो सकती है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन फार्माकोकाइनेटिक, यानी दो ड्रग को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों के जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स है प्रिडिक्टेड उनमें फ़र्क आ रहा है, डिफरेंसेस हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं. तो उसकी वजह एक तो यही हो सकती है डिफरेंसेस इन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर या डिफरेंसेस इन फार्माकोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ द ड्रग इन डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिफ़र कर रही है इन द इंडिविजुअल्स. So, bioequivalent drug products that have the same systemic drug bioavailability will have the same predictable drug response. Assumption ये है कि bioequivalent drug product जो होंगी, जो कि सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जा रही हैं, जिनकी बायोअवेलेबिलिटी सेम है, उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी सेम प्रिडिक्ट किया जा सकता है. However, variable clinical response among individuals that are unrelated to bioavailability may also be due to the differences in the pharmacodynamic of the drug. तो वेरिएबल क्लिनिकल रिस्पॉन्स है अमंग इंडिविजुअल, वो अगर बायोअवेलेबिलिटी दोनों की सेम भी है तो इसके अलावा भी दूसरे इशू हो सकते हैं दैट आर फार्माकोडायनेमिक इशूज़, जिसकी वजह से ड्रग का जो रिस्पॉन्स है टेस्ट ड्रग में और स्टैंडर्ड ड्रग में यानी रेफरेंस ड्रग में डिफरेंसेस आ रहे हैं. Differences in pharmacodynamic, that is the relationship between the drug and the receptor side, may be due to differences in receptor sensitivity to the drug. यानी यहाँ पे वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेरिक ड्रग जो टेस्ट ड्रग है जो आपने बनाई और जो स्टैंडर्ड ड्रग है यानी रेफरेंस ड्रग है, उससे जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की बायोअवेलेबिलिटी तो सेम है, यानी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आर सेम, यानी एरिया अंडर द कर्व दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं. तो शायद उसकी वजह ये है कि एक इंडिविजुअल में रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है और एक में रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम है ड्रग के लिए, तो जिसकी वजह से ड्रग के जो रिस्पॉन्स है उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं. तो यानी ये भी फैक्टर हो सकता है, फार्माकोकाइनेटिक यानी बायोअवेलेबिलिटी के अलावा ये फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी दोनों ड्रग की जिनको कंपेयर किया जा रहा है उनकी टेस्ट ड्रग और रेफरेंस ड्रग की, उसके बावजूद जो है उनके रिस्पॉन्स में फ़र्क आ रहा है. वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्माकोडायनेमिक ड्रग बिहेवियर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डाल सकते हैं, एंड दैट में इंक्लूड एज की वजह से, ड्रग टॉलरेंस की वजह से, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से, एंड समटाइम्स ड्यू टू अननोन पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से टेस्ट ड्रग का और रेफरेंस ड्रग का जो उनका रिस्पॉन्स होगा उसके फार्माकोकाइनेटिक रिस्पॉन्स में डिफरेंसेस हमें मिल रही होंगे. नाउ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग बायोइक्विवेलेंस, क्या बेसिस हैं बायोइक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन की? Bioequivalence is established if the in vivo bioavailability of the test drug product, usually the generic product, does not differ significantly, that is statistically not significant, from that of reference listed drug. Reference listed drug क्या है? Usually the brand name drug product approved through the new drug application route in the product's rate and extent of drug absorption. यानी बायोइक्विवेलेंस की इस्टेब्लिश, बायोइक्विवेलेंस कब इस्टेब्लिश होगी? जब इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी टेस्ट ड्रग प्रोडक्ट की और रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट की स्टैटिस्टिकली
दे आर नॉट डिफरेंट, यानी बायो अवेलेबिलिटी दे आर नॉट डिफरेंट स्टैटिस्टिकली, बायो अवेलेबिलिटी दोनों की सिमिलर होना चाहिए। यानी दूसरे मानों में हम ये कहें कि दे शुड बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली सिमिलर, ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली सिमिलर। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों ड्रग हैं, टेस्ट ड्रग जो है जो कि आमतौर पर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट होती है, और जो रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली ब्रांड नेम प्रोडक्ट होती है, दोनों जो है वो सेम सिमिलर है, यानी दोनों का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल है और स्टैटिस्टिकली दे आर इक्वल। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ ड्रग्स। तो इसको हम कहेंगे कि ये बायो इक्विवेलेंट है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है। In a few cases, a drug product that differs from the reference listed drug in its rate of absorption but not in its extent of absorption may be considered bioequivalent if the differences in rate of absorption is intentional and appropriately reflected in the labeling and or rate of absorption is not detrimental to the safety and effectiveness of the drug product. कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि ड्रग प्रोडक्ट अगर वो डिफ़र कर रही हैं फ्रॉम द रेफरेंस, यानी टेस्ट ड्रग डिफ़र कर रही है रेफरेंस ड्रग से, किसमें, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में, कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो डिफरेंट है बट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट डिफरेंट, वो सेम है। और वो जो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो डिफरेंट आ रहा है वो हमने डेलिबरेटली रखा है, किसी वजह से रखा है, या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफ़र करने की वजह से ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब तो ये एक्सेप्टेबल है, तब भी हम इसको बायो इक्विवेलेंट मान लेंगे। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर दोनों ड्रग के, टेस्ट ड्रग के और रेफरेंस ड्रग के डिफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों के इक्वल आ रहे हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, तो फिर और ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर तब भी उस सूरत में भी हम इसको बायो इक्विवेलेंट कंसिडर कर लेंगे। Now, how to design and evaluation of bioequivalence studies. डिज़ाइन कैसे करनी है और डिज़ाइन करने के बाद, कंडक्ट करने के बाद उसका एवेल्यूएशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ऑब्जेक्टिव। ऑल साइंटिफिक स्टडीज़ शुड हैव क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी साइंटिफिक स्टडी करने जा रहे हैं आप, चाहे वो बायोइक्विवेलेंस स्टडी हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल हो या कोई और स्टडी हो, तमाम स्टडीज़ का एक क्लियर, बिल्कुल वाज़े तौर पर ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए। एक भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है और एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज़ दैट द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट when administered to the patients or subjects at the same molar dose from pharmaceutically equivalent drug product through the same route of administration under similar experimental condition. तो मेन ऑब्जेक्टिव बायोइक्विवेलेंस स्टडी का क्या है कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, चाहे वो टेस्ट ड्रग की प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी हो, चाहे रेफरेंस प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी हो, दोनों की बायोअवेलेबिलिटी, टेस्ट ड्रग की, रेफरेंस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट, यानी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट नहीं होनी चाहिए अगर वो एडमिनिस्टर की जा रही है पेशेंट्स को या सब्जेक्ट्स को सेम मोलर डोज में, सेम इक्विवेलेंट क्वांटिटी में एंड सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, तो फिर उनकी बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर आनी चाहिए। अगर बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर आ जाती है, यानी दे आर नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट, तो हम ये कहेंगे कि ये टेस्ट ड्रग जो है वो रेफरेंस ड्रग के बायो इक्विवेलेंट है, यानी बायो इक्विवेलेंस साबित हो जाएगी। नाउ स्टडी कंसिडरेशन। द बेसिक डिज़ाइन फॉर ए बायो इक्विवेलेंस स्टडी इज डिटरमिन्ड बाय नंबर 1 साइंटिफिक क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टू बी आंसर्ड। जब भी स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि साइंटिफिक क्वेश्चन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बेसिकली साइंटिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये हम करने जा रहे हैं तो क्या बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर आएगी या नहीं आएगी, और यही इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दूसरा, द नेचर ऑफ द रेफरेंस मटेरियल एंड डोजेज फॉर्म टू बी टेस्टेड। रेफरेंस मटेरियल यानी रेफरेंस ड्रग क्या है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सोल्यूशन से कर रहे हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की, या
रेफरेंस ड्रग से कर रहे हैं, यानी दूसरे सॉलिड डोजेज फॉर्म वर्सेस सॉलिड डोजेज फॉर्म। थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड, कौन से मेथड से जब उसको ब्लड सैंपल्स लेंगे या ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक करना है जिस भी बायोलॉजिकल फ्लूइड में, तो वो किस में चेक करेंगे और उसके एनालिटिकल मेथड्स आपके पास क्या हैं। फोर्थ, द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस क्या हैं, हमें इन वीवो काइनेटिक्स चेक करनी है या इन वीवो डायनेमिक्स चेक करनी है। फिफ्थ, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आईवी या टॉपिकल चेक कर रहे हैं। एंड नंबर 6, बेनिफिट रिस्क एंड एथिकल कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू टेस्टिंग इन ह्यूमन, बेनिफिट कितना है उसको टेस्ट करने का और रिस्क कितना है, यानी कोई हार्म तो नहीं हो सकता, और एथिकल कंसिडरेशन क्या है, ये तमाम की तमाम ह्यूमन टेस्टिंग के लिए पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए। ये कंसिडरेशन सबसे पहले जो है वो सामने रखी जाएंगी और उसके बाद स्टडी डिज़ाइन की जाएगी। Since bioequivalence studies are performed to compare the bioavailability of test or generic drug product to the reference or brand name drug product, the statistical technique should be sufficient sensitivity to detect the differences in the rate and extent of absorption that are not attributable to subject variability. तो क्योंकि बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं और कंपेयर करना चाह रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी किसकी, टेस्ट ड्रग की और जेनेरिक ड्रग की, या टेस्ट ड्रग या जेनेरिक ड्रग की, किससे कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस या ब्रांड नेम प्रोडक्ट से। तो जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप यूज़ करें उसकी सेंसिटिविटी सफिशेंट हो ताकि उसमें पेशेंट की वजह से कोई वेरिएशन जो हो तो वो क्लियरली सामने आ जाए और वो जो हो उसकी वजह से डिफरेंसेस बायोअवेलेबिलिटी में ना आए, बल्कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो होगी वो सफिशेंट सेंसिटिविटी हो। आमतौर पे सेंसिटिविटी को बेहतर करने के लिए हम सैम्पल साइज़ स्टडी का करेक्ट रखते हैं, अप्रोप्रिएट रखते हैं, ताकि जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास वही आएँ जो आने चाहिए, यानी करेक्ट रिजल्ट्स आएँ, यानी स्टडी में किसी किस्म का कोई एरर ना आ जाए। Once the bioequivalence is established, it is likely that both the generic and brand name dosage form will produce the same therapeutic effect. अगर बायोइक्विवेलेंस इस्टेब्लिश हो गई, यानी दोनों ड्रग जो है जिनकी बायोअवेलेबिलिटीज एरिया अंडर द कर्व आर सिमिलर, दे आर नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट, तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा कि जेनेरिक ड्रग और ब्रांड नेम ड्रग जो होगी दोनों का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा और उनमें किसी किस्म के डिफरेंसेस नहीं होंगे। नाउ द डिज़ाइन एंड एवेल्यूएशन ऑफ वेल कंट्रोल्ड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज रिक्वायर कोऑपरेटिव इनपुट फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिस्ट्स, स्टैटिस्टिशियंस, क्लिनिशियंस, बायो एनालिटिकल केमिस्ट एंड अदर्स। तो जो भी स्टडी आप डिज़ाइन कर रहे हैं और एवेल्यूएशन कर रहे हैं, वेल कंट्रोल्ड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ कंडक्ट करने चाह रहे हैं, तो ये एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इट इज़ ए टीम वर्क। इसमें टीम में कौन कौन से लोग चाहिए होंगे, फार्माकोकाइनेटिस्ट यानी फार्मासिस्ट जिसकी एक्सपर्टीज़ हो फार्माकोकाइनेटिक्स की, स्टैटिस्टिशियंस चाहिए, क्लिनिशियंस चाहिए, बायो एनालिटिकल केमिस्ट चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारा स्टाफ चाहिए जो इस स्टडी को कंडक्ट कराने में हेल्प आउट कर रहा होगा। तो ये इस तरह का एक टीम वर्क होगा, कोई एक इंडिविजुअल इस तरह की स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकता। For some generic drugs, the FDA offers general guideline for conducting these studies. ठीक है, कुछ जेनेरिक ड्रग्स के लिए FDA ने कुछ जनरल गाइडलाइन दी है और बताया कि कम से कम ये लोग या इनकी एक्सपर्टीज़ इसमें स्टडी में शामिल होनी चाहिए, और वो गाइडलाइन ये भी बताएगी कि इस स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह के एनवायरनमेंट में ये कंडक्ट होनी चाहिए, और इसकी जो है वो इसको कंडक्ट करने का जो होगा वो प्लान किस तरीके से होगा। For example, statistical procedure for bioequivalence studies using a standard two treatment crossover design is available from the FDA. और ख़ास तौर से जैसे उसने FDA ये कहता है कि बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने के लिए आप क्या करें, स्टैंडर्ड टू ट्रीटमेंट क्रॉस ओवर डिज़ाइन को फॉलो करें, यानी क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन जो हो वो फॉलो हो। ये क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, आगे चल के इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिस्कस करेंगे, वहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा द पब्लिकेशन एड्रेसेस 3 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, और जो
ये जो इसकी पब्लिकेशन है, जो स्टैंडर्ड 2 ट्रीटमेंट जो ये यानी जो गाइडलाइन है, वो क्या कहती है, इंक्लूडिंग नंबर 1, पहली चीज़ कहती है लॉगरिदमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डेटा, यानी जो भी फार्माकोकाइनेटिक डेटा हो उसको लॉग में कन्वर्ट करें। आपने सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर डेटा प्लॉट किया होगा और उससे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स यानी वेरिएबल्स डिटरमिन किए होंगे। बस फ़र्क ये होता है कि सेमी लॉग ग्राफ पेपर में जब हम प्लॉट करते हैं डेटा को तो वो ऑटोमेटिकली लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम ऑर्डिनरी ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो फिर उस डेटा को पहले लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस लॉग डेटा को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस इफेक्ट देखना है, ठीक है। सीक्वेंस इफेक्ट क्या होता है, और सीक्वेंस इफेक्ट बेसिकली क्या है कि एक सीक्वेंस टेस्ट ड्रग की है, एक रेफरेंस ड्रग की है, फिर सीक्वेंस चेंज की कि जिन पेशेंट्स को पहले टेस्ट ड्रग दे रहे थे उनको आप रेफरेंस देंगे और जिनको रेफरेंस दे रहे थे उनको आप टेस्ट देंगे, यानी वाइस वर्सा कर दिया। तो उसमें अगर कोई सीक्वेंस इफेक्ट अगर है तो वो अनकवर हो जाएगा, तो वो भी ज़रूरी है, इसलिए क्रॉस ओवर ज़रूरी है। एंड नंबर 3 आउटलायर कंसिडरेशन, यानी अगर डेटा में कोई आउटलायर है, यानी डेटा को जो उसकी जो मीन वैल्यू है उससे हटा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर पता चलता है। तो वो क्रॉस ओवर डिज़ाइन होगा तो उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये 3 एस्पेक्ट जो होंगे वो बिल्कुल एड्रेस हो जाएंगे क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन में। However, even with the availability of such guidelines, the principal investigator should prepare a detailed protocol for the study. ये गाइडलाइन तो मौजूद है, लेकिन इन्हीं गाइडलाइंस की रोशनी में जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, यानी इस टीम में जो एक साइंटिस्ट होगा जो कि प्रिंसिपल यानी हेड कहलाएगा, जिसको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, तो वो इसका प्रोटोकॉल पूरा यानी डिटेल प्रोटोकॉल और एक फ़ाइल तैयार करेगा जिसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि वो स्टडी कब कंडक्ट करनी है, कब स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से होगी, वो जो प्रोटोकॉल जो होगा वो ये तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होगा। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल फॉर एन इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी स्टडी आर लिस्टेड इन टेबल 16.5। टेबल 16.5 में एक सैम्पल के तौर पर प्रोटोकॉल की में जो चीज़ें होंगी वो डिस्क्राइब की गई हैं। तो टेबल 16.5 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टेबल 16.5 एलिमेंट्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडी प्रोटोकॉल। आमतौर पे एक स्टडी में सबसे पहले जो आ जाता है उस स्टडी का टाइटल क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस ऑफ टेस्ट ड्रग दिस, वो टेस्ट ड्रग का नाम लिख दिया, एंड बाय कंपेयरिंग द रेफरेंस ड्रग दिस, तो दोनों की जो होगी वो आ जाएगी। उसके बाद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है, यानी स्टडी का डायरेक्टर कौन है। फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट की या प्रोटोकॉल का कोई नंबर देना होगा और उसकी डेट होगी। स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। स्टडी डिज़ाइन किस तरह से है, लाइक फॉर एग्जांपल वही क्रॉस ओवर डिज़ाइन है या पैरेलल स्टडी है। पैरेलल स्टडी क्या होती है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो उस डिज़ाइन को डिटेल में डिस्कस करें। फिर ड्रग प्रोडक्ट कौन सी यूज़ होगी, टेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, रेफरेंस प्रोडक्ट कौन सी है, डोजेज रेजिमेंट किस तरह से हम देंगे, सैम्पल कलेक्शन शेड्यूल, जब हम डोज दे देंगे तो उनका जो प्लाज्मा सैंपल होंगे वो कब कब किस किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। हाउसिंग एंड कन्फाइनमेंट, यानी कुछ स्टडी में ये ज़रूरी होता है कि जो पेशेंट्स हम ले रहे हैं उनको एक ख़ास जगह पे रखें, कन्फाइन करके रखें अपने पास, लाइक हॉस्पिटल के वार्ड्स में लाइक फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ पे कहाँ होंगे या जा सकते हैं वो अपने घर पे। फास्टिंग एंड मील शेड्यूल्स क्या होंगे उनके, और उसके बाद जब प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट कर लेंगे तो वो किस मेथड से उसको ड्रग की कंसंट्रेशन को एनालाइज किया जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल HPLC से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से या किसी और एनालिटिकल टेक्निक से। स्टडी पॉपुलेशन कौन सी हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो लिए हैं हमने, वो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं या पेशेंट्स हैं या कौन है, ठीक है, मेल हैं फीमेल हैं, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल हिस्ट्री ली, फिज़िकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिहाज से वो बिल्कुल ओके थे, ठीक है, यानी क्योंकि वो ओके चेक करेंगे हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में, कि यानी अगर वो सब ओके थे तो वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे और वो स्टडी में एनरोल किए जा सकते होंगे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऐसा होगा कि यानी इनमें से कोई पेशेंट में प्रॉब्लम है और वो पेशेंट हमारी स्टडी के रिजल्ट्स को जो है वो डेविएट कर सकता है और उसकी वजह से रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, तो फिर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होगा और उसको हम अपनी स्टडी में एनरोल नहीं करेंगे।
कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशंस हैं स्टडी में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकर्स हैं, हमने उनको कहा कि इस दौरान आप स्मोक नहीं कर सकते, या फॉर एग्जांपल जो है हमने उनसे ये कहा कि इस दौरान ये मील आपको नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे फॉर एग्जांपल, राइस इज़ प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, या फॉर एग्जांपल कोई और पर्टिकुलर मील है तो वो इनहिबिटेड है, या कोई पर्टिकुलर ड्रग ले रहे थे वो पहले से, तो वो मेडिकेशंस जो होगी इस दौरान रिस्ट्रिक्टेड होगी या प्रोहिबिटेड होगी, तो वो जो होगी वो रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस वो भी यहाँ पे मेंशन होगी। क्लिनिकल प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो वो क्या प्रोसीजर होगा, डोजेज एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी डोज, कौन सी डोजेज फॉर्म दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, और उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बायोलॉजिकल सैम्पलिंग शेड्यूल क्या है, हैंडलिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या रख सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते ड्यूरिंग द स्टडी, एथिकल कंसिडरेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी उसके सारी हुकूक जो है वो पूरे किए जाएँ, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से उसका अप्रूवल होना चाहिए पूरे प्रोटोकॉल का स्टडी का, इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट से उनकी इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है कि स्टडी की आपने तमाम डिटेल बतानी है, इनकी इवन द प्रोज एंड कॉन्स कि इस स्टडी में पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं और यानी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो तमाम बताने ज़रूरी हैं, और उसके बाद उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है कि वो ये बताएं कि उसके बाद वो इस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडिकेशन फॉर सब्जेक्ट विड्रॉवल, यानी क्या सिचुएशन में सब्जेक्ट स्टडी में से अगर कोई सब्जेक्ट विड्रॉ करना चाहे ड्यूरिंग स्टडी तो वो कब विड्रॉ कर सकता है, किस तरह से विड्रॉ कर सकता है। खैर इसमें सबसे अहम बात ये कि अगर कोई पेशेंट बगैर कोई वजह भी बताए और वो विड्रॉ करना चाहे तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसको हमें जाने देना पड़ेगा। इसके अलावा एडवर्स रिएक्शन एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अगर एडवर्स रिएक्शन हो जाए ड्रग से तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स की क्या फैसिलिटी है, क्या हम करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे और उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, किन फैसिलिटीज़ में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर में कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट में कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वो किस फैसिलिटी में हो रही है। ये सब करने के बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर डेटा एनालिसिस कैसे होगा, एनालिटिकल वैलिडेशन प्रोसीजर कैसे होंगे, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा कैसे होगा, और ड्रग अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी, यानी ड्रग जो चेक की जा रही है पेशेंट ने ली नहीं ली, कितनी बच गई, कितनी वापस गई, ख़ास तौर से ऐसी ड्रग्स जो कि जिनका एब यूज़ का ख़दशा ज़्यादा होता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, यानी जो ड्रग बच गई वो फिर वाज़े तौर पर सामने नज़र आनी चाहिए और वो वापस होनी चाहिए ताकि वो एब यूज़ नहीं की जा सके। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्दर डिटेल मांगती हैं तो उसके इस फाइल में अपेंडिक्स यानी अपेंडाइसेस मौजूद होंगे। तो इस तरह से जो है ये एक स्टडी का डिटेल प्रोटोकॉल जो होगा वो अंडर दीज हेडिंग्स जो होगा वो बन रहा होगा। नाउ ये तो हमने टेबल 16.5 डिस्कस कर लिया। नाउ फॉर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज द टेस्ट एंड रेफरेंस ड्रग फॉर्मुलेशन मस्ट कंटेन the same drug in the same dose strength in the similar dosage form, that is immediate release or controlled release, and must be given by the same route of administration. बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ जब हम करने जा रहे हैं तो टेस्ट और रेफरेंस ड्रग फार्मूलेशन जो हो दे मस्ट कंटेन, एक तो क्या सेम ड्रग हो, सेम डोज स्ट्रेंथ हो, सिमिलर डोजेज फॉर्म हो, मस्ट बी गिवन बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बिफोर बिगिनिंग द स्टडी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड of the clinical facility in which the study is to be performed must approve the study. Yes, in institutional review board जिसको हम ethics review committee या ethical board भी कहते हैं, जो भी है वो इस स्टडी को अप्रूव करेंगे ताकि वो इसको जो पेशेंट्स जो हैं जो या वॉलंटियर्स हैं इनके राइट्स को जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनके साथ किसी किस्म की कोई स्टडी के दौरान जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाए। The IRB यानी ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड is composed of both professional and lay persons with diverse background who have clinical experience and expertise as well as sensitivity to the ethical issues and community attitudes। ये IRB जो होती है इसके जो मेंबर होते हैं वो प्रोफेशनल मेंबर्स भी होते हैं, यानी फिजिशियन भी होंगे, फार्मासिस्ट भी होंगे, जैसे हमने यहाँ पे तज़किरा किया था यही फार्माकोकाइनेसिस, स्टैटिस्टिशियन, क्लिनिशियंस, बायोएनालिटिकल केमिस्ट, अदर्स, और इसके अलावा डॉक्टर्स, और इसके अलावा
community members, like for example members of National Assembly और members of local government और even के religious scholar भी, तो वो ये देखेगा कि कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो रिलीजन के अगेंस्ट है स्टडी में। तो वो तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, तमाम सेंसिटिव पैरामीटर्स को देखा जाएगा, एथिकल इश्यूज़ को देखा जाएगा। उसके बाद वो ये स्टडी का प्रोटोकॉल ये IRB अप्रूव करेगी। द IRB इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एथिकल इश्यूज़, ठीक है ना, तमाम एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस करेगा स्टडी में। अगर इसमें से कोई भी इशू होगा कि भाई ये एथिकल इशू है, तो फिर वो स्टडी का प्रोटोकॉल अप्रूव नहीं होगा, फिर वो कंडक्ट नहीं की जा सकती। लिहाजा स्टडी शुड कंप्लाई ऑल एथिकल इशूज़ इंक्लूडिंग सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट्स, और तमाम जो एथिकल इश्यूज़ हैं उनको सामने रखकर वो स्टडी की जाए, और जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स उस स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे उनके राइट्स और वेलफेयर को सेफ गार्ड करना यानी प्रोटेक्ट करना, ये भी इस IRB की जिम्मेदारी है। अगर उनको प्रोटोकॉल में लगता है कि कहीं पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो उस स्टडी में एनरोल होंगे तो उनके राइट्स या वेलफेयर जो है वायलेट हो रहे हैं, जो उनके वो जो है वो उनका हक मारा जा रहा है कहीं पे, तो फिर वो स्टडी का प्रोटोकॉल अप्रूव नहीं होगा IRB से। लिहाजा जब भी हम स्टडी डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमें उनके राइट्स और वेलफेयर को सामने रखकर उस स्टडी को डिज़ाइन करना पड़ेगा। द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल इन परफॉर्मिंग स्टडीज़ इज़ डू नॉट डू अननेसेसरी ह्यूमन रिसर्च, यानी हम ये एथिकल अप्रूवल लेना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम वी डू नॉट डू अननेसेसरी ह्यूमन रिसर्च, जो ऑब्जेक्टिव है बस हम उतनी ही रिसर्च करें, जिसका अप्रूवल है हम उतनी ही रिसर्च करें, गैर ज़रूरी तौर पर अननेसेसरी हम कोई यानी कोई अपने उसके लिए चार्म के लिए या जस्ट टू हैव के भाई ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, इसके लिए हम ह्यूमन रिसर्च को ना करें, यानी हमें ह्यूमन लाइफ को किसी पोटेंशियल डेंजर में ना डालें। इसलिए एथिकल अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। जनरली द स्टडी इज़ परफॉर्म्ड इन नॉर्मल हेल्दी मेल एंड फीमेल वॉलंटियर्स, ठीक है, हु हैव गिवन इन्फॉर्म कंसेंट टू बी इन द स्टडी। आमतौर पे जो स्टडी की जाती है नॉर्मल हेल्दी मेल एंड फीमेल वॉलंटियर्स में, और लेकिन उनको एनरोल करने से पहले उनके इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है। यानी इन्फॉर्म कंसेंट में हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाली स्टडी है और इसमें पार्टिसिपेट आपको करना है, और स्टडी में पार्टिसिपेट करने से आपके को एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेजेस ये हैं, बेनिफिट्स ये हैं, और हार्म ये हो सकते हैं, ये तमाम बता देना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। क्रिटिकली इल पेशेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एन इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी स्टडी। आमतौर पर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को स्टडी में बायोअवेलेबिलिटी स्टडी में पार्टिसिपेट या इंक्लूड नहीं किया जाता अनलेस द अटेंडिंग फिजिशियन डिटरमाइनिंग दैट देयर इज़ ए पोटेंशियल बेनिफिट टू द पेशेंट। सिर्फ वो सूरत में इजाज़त होती है जब कोई ऐसा बेनिफिट है पेशेंट को कि फिर हम उसको पेशेंट को शामिल कर लेंगे। आमतौर पे ये पेशेंट कौन होते हैं? ये पेशेंट वो होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट है और हमने वो तमाम एंटी कैंसर ले चुका है और अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर अब उसको ये नई ड्रग है, इसको ट्राई करना है, तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है उसको बेहतर हो जाए इससे, क्योंकि वैसे भी उसने मर जाना है, तो वहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट उसको मौजूद है, तो फिर हम उसको इंक्लूड कर देंगे। द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द स्टडी विल डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड इंटर सब्जेक्ट एंड इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होंगे वो कितने लेने हैं वो डिपेंड करेगा इंटर सब्जेक्ट और इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी कितनी है। आमतौर पे स्टडी का एक सैम्पल साइज कैलकुलेट किया जाता है। पेशेंट सिलेक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्टडी, ठीक है। जो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए तो उसका एक इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना लेते हैं। तो अगर वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो स्टडी में आएगा, अगर वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा, तो फिर हम उस पेशेंट को स्टडी के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी माइट एक्सक्लूड एनी वॉलंटियर हु हैव नोन एलर्जीज टू द ड्रग, यानी अगर उसकी उसमें से किसी ड्रग से रेफरेंस ड्रग से एलर्जी है तो फिर हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। या फिर आर ओवरवेट, हमने कहा कि हमारी स्टडी में ओवरवेट पेशेंट नहीं होने चाहिए तो फिर हम नहीं लेंगे।
और हैव टेकन एनी मेडिकेशन विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इन 1 वीक प्रायर टू स्टडी, यानी एक हफ्ता पहले उसने कोई दवा ली हो और हमें खदशा हो कि उस दवा से हमारी ड्रग जो हम ले देंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो फिर हम जो होगा उसको भी अपने ऐसे इंडिविजुअल को भी अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। मॉडरेट स्मोकर्स मे बी इंक्लूडेड इन दीज स्टडीज़, ठीक है, यानी हैवी स्मोकर की बात नहीं हो रहा। मॉडरेट स्मोकर यानी थोड़े बहुत स्मोकर्स हों उनको हम अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। द सब्जेक्ट्स जनरली फास्ट फॉर 10 to 12 आवर्स, आमतौर पे जो सब्जेक्ट्स हम ले रहे होते हैं उनको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है, यानी ओवरनाइट जो जब आएँ तो एम्प्टी स्टमक आएँ प्रायर टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मे कंटिन्यू टू फास्ट फॉर 2 to 4 आवर पीरियड आफ्टर डोजिंग, और उसके बाद भी फिर जब वो सुबह आएंगे तो एम्प्टी स्टमक होंगे, फिर उनको पहली डोज दी जाएगी और उसके बाद भी 2 से 4 घंटे तक मज़ीद उन्हें जो है वो फास्टिंग कंडीशन में रहना है, यानी मज़ीद कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद फिर जब हम 2 से 4 घंटे में जो सैंपल ले चुके होंगे वो लेने के बाद फिर वो उनकी मर्ज़ी जो चाहे वो खा पी सकते होंगे। तो ये जो है फिर वो इस तरीके से जो होगी वो स्टडी डिज़ाइन की जाएगी। इसके बाद है रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स क्या होती हैं इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।